नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किस कांस्टेबल को गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा की? तो ध्यान रखना, कांस्टेबल है डूंगर सिंह। अब देखो, ये है कांस्टेबल डूंगर सिंह, जिन्होंने क्या है जोधपुर में एक शादी समारोह के दौरान, आप लोगों ने साथियों अखबार में भी पढ़ा है, पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि जोधपुर में एक शादी समारोह के दौरान सिलेंडर फटने से क्या है बहुत सारे लोग क्या है आग से झुलस गए। अब देखो, इस हादसे के अंदर कांस्टेबल डूंगर सिंह ने क्या किया, अपनी जान जोखिम में डालकर जलते हुए सिलेंडरों को क्या है बाहर फेंका, ठीक है, और बहुत से लोगों की क्या है जान बचाई। तो ऐसे कांस्टेबल यानी व्यक्तित्व डूंगर सिंह को श्री अशोक गहलोत साहब ने क्या है आउट ऑफ टर्न जाकर प्रमोशन दिया, जिसे कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड, या हम कहते हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की घोषणा इन्होंने की। अगला और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का अत्याधुनिक तारामंडल किस जगह बनाया जाएगा या कहाँ बनाया जाएगा? ध्यान रखना, कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। देखो साथियों, आजकल दो ही जगह मेन काम हो रहे हैं, या तो कोटा में या फिर जोधपुर में। आपको पता है कोटा किसका इलाका है? आपको पता है हमारे लोकसभा अध्यक्ष और वहाँ के सांसद श्री ओम बिरला जी का इलाका है, और सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं की है, बहुत सारी घोषणाएं पूरी भी की हैं। तो अब ये क्या है, यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? यहाँ पर अत्याधुनिक तारामंडल बनाया जा रहा है। अब देखो, विद्यार्थियों को, वहाँ के शोधार्थियों को या अन्य लोगों को क्या है विज्ञान के निकट लाने के लिए अब ये कहाँ बनाया जाएगा? तो कोटा के सिटी पार्क, जिसे क्या कहते हैं ऑक्सीजोन भी कहते हैं। कितनी लागत आएगी इस पर? 35 करोड़ की लागत से तारामंडल बनाया जा रहा है। और आपको पता है तारामंडल को क्या कहते हैं? प्लेनेटोरियम भी कहते हैं। तो देखो, वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का अत्याधुनिक तारामंडल या प्लेनेटोरियम है वो कहाँ बनाया जा रहा है? ध्यान रखना, राजस्थान के कोटा में बनाया जा रहा है। भारत की किस हस्ती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड से नवाजा गया है? ध्यान रखना, डॉक्टर कृति भारती। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ की है ये? जोधपुर की। और क्या है ये? सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और साथ में मनोचिकित्सक भी हैं ये। और देश के पहले बाल विवाह को निरस्त करवा कर क्या इन्होंने क्या की? अनूठी पहल की। इसी कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जिनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल डायलॉग ने विश्व भर के 3 एक्टिविस्ट में इनको क्या है यह अवार्ड देने की घोषणा की। तो क्या नाम है इनका? कृति भारती। यानी भारत की एकमात्र ऐसी है ये जिन्हें क्या दिया गया है? सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल डायलॉग्स ने क्या दिया है? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, रैंड एंड इनसाइट टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार भारत का कौन सा शहर टीयर 1 श्रेणी के अंदर सर्वाधिक नौकरी देने वाला शहर बना? ध्यान रखना, टीयर 1 श्रेणी। अब देखो, शहरों की अलग अलग श्रेणी होती है, महानगर निगम है उनके अंदर भी श्रेणी होती है। तो उस श्रेणी के अनुसार टीयर 1 श्रेणी के अंदर ऐसा कौन सा शहर है जो सर्वाधिक नौकरी देता है? ध्यान रखना, पहला जो शहर है टीयर 1 के अंदर वो कौन सा है? बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु ऐसा शहर है जो सर्वाधिक क्या देता है? नौकरी प्रोवाइड करता है। दूसरा कौन सा इसमें? मुंबई। अगर बात हम करें टीयर 2 की, तो टीयर 2 में कौन सा है? जयपुर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है टीयर 2 में ऐसा कौन सा शहर है जो सर्वाधिक नौकरियां देता है? तो राजस्थान का जयपुर। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किया, तो कौन सा है वो? ध्यान रखना, नागपुर से मुंबई। नागपुर से मुंबई। यानी आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ स्थित है, तो आप कह सकते हो या तो वहाँ पर स्टेट दिया गया होगा, तो क्या लिखोगे आप? महाराष्ट्र में। या आपके उस राजमार्ग का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? नागपुर से मुंबई। कब उद्घाटन किया इसका? 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और क्या ये देश का पहला हाईटेक एक्सप्रेस हाईवे भी है? देश का पहला
हाईटेक एक्सप्रेस वे पूछे तो भी कौन सा है ये, नागपुर से मुंबई। और इस पर क्या सारी सुविधाएं हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रॉन वाहनों की चार्जिंग सिस्टम, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस, ठीक है, हर तरह की सुविधाएं हैं वो इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? ध्यान रखना, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उड़नपरी PT ऊषा को, उड़नपरी PT ऊषा को बनाया गया है। और ये क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। सबसे बड़ी बात है, पहली महिला अध्यक्ष है। इसी प्रकार से 1960 के बाद में ये पहला मौका है जब कोई खिलाड़ी है वो इस संगठन का अध्यक्ष बना है। इससे पहले जो भी अपने पास में अध्यक्ष बनते थे सारे के सारे कोई राजनीतिक क्षेत्र से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था। प्रथम बार ऐसा मौका है जब किसी खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, और वो भी किसे? महिला खिलाड़ी PT ऊषा को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खिलाड़ी और मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने हाल ही में सबसे कम उम्र में PG करने का यानी पोस्ट ग्रेजुएट करने का रिकॉर्ड बनाया या करने वाले प्रथम युवक बने, तो ध्यान रखना कौन है? अगस्त्य जायसवाल। अगस्त्य जायसवाल हैदराबाद तेलंगाना के हैं, हैदराबाद तेलंगाना के हैं। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी भी हैं। और ये PG कितने साल में कर ली इन्होंने? 16 वर्ष की आयु में क्या कर ली इन्होंने? PG को कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से सबसे कम उम्र में 10th करने का, 12th करने का, ग्रेजुएशन करने का और अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, पूर्व न्यायाधीश श्री अरुण मिश्रा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस प्रोजेक्ट को 10 अभूतपूर्व पहल की लिस्ट में शामिल किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, नमामि गंगे। कौन सा प्रोजेक्ट है? नमामि गंगे। आपको पता है जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में इस प्रोजेक्ट को आरंभ किया गया था, यानी गंगा की बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए नमामि गंगे है वो प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था। और गंगा के मैदानी हिस्सों की सेहत को बहाल करने और प्रदूषण कम करने के लिए प्रोजेक्ट अब भी जारी है। तो इस सफलता को देखते हुए कनाडा में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP15 के अंदर भारत को ये सफलता मिली, यानी भारत के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को क्या किया गया? 10 अभूतपूर्व पहल के अंदर शामिल किया गया। तो साथियों, इस प्रोजेक्ट से लाभ क्या होगा? तो इस प्रोजेक्ट से भारत को इस प्रोजेक्ट के लिए UNO के थ्रू कुछ राशि मिलेगी, जिस राशि का उपयोग रोजगार बढ़ाने, गंगा के प्रदूषण को कम करने और गंगा की सेहत को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस व्यक्ति ने UNSC की 9220वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो ध्यान रखना, किसने? भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर प्रसाद ने इसकी क्या अध्यक्षता की। आपको पता है साथियों, दिसंबर माह में भारत है UNC का अध्यक्ष है, क्योंकि हर माह अलग अलग देशों को अध्यक्षता के लिए सौंपा जाता है। तो भारत है वो दिसंबर माह की क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि UNSC की दिसंबर माह की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ध्यान रखना, भारत ने की। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसकी अध्यक्षता के तहत कब हो रही है ये जो मीटिंग है? वो 14 से 15 दिसंबर को मंत्री स्तरीय हस्ताक्षर है कार्यक्रम वो इसके द्वारा चलाया जा रहा है। और आपको ये भी पता है साथियों कि आगामी 2023 के अंदर G20 की भी भारत क्या है? अध्यक्षता करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने 100 दिन कब पूरे किए? आपको पता है कांग्रेस है भारत जोड़ो यात्रा है वो निकाल रही है, और ये यात्रा आपको पता है कहाँ से शुरू हुई थी? कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, और राजस्थान में कब प्रवेश की थी? 4 दिसंबर को। तो इस यात्रा ने 16 दिसंबर को क्या है? 100 दिन है वो पूरे कर लिए हैं। और 100 दिन पूरे करने के उपलक्ष्य में जयपुर के अंदर क्या है? जयपुर के अंदर क्या किया जा रहा है? एक प्रोग्राम किया जा रहा है। और अब आपको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहे हैं?
तो ध्यान होना चाहिए आपको, राहुल गांधी। कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी है इस यात्रा का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। और राजस्थान में कब प्रवेश हुई? ध्यान रखना, 4 दिसंबर को प्रवेश की। और कितने दिन चलेगी राजस्थान में? 18 दिनों तक चली इस यात्रा के दौरान। कब ये? यानी 21 दिसंबर तक ये यात्रा क्या है? राजस्थान में चलेगी। 21 दिसंबर के बाद में क्या है? अलवर के रास्ते ये हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। तो ये अपने पास में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। बार बार मैं इस क्वेश्चन पर एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन है जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने प्रदेश के शहीदों की प्रतिमाएं लगाने का जिम्मा उठाया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो पूर्व अध्यक्ष और बनाने वाले मूर्तिकार। सबसे पहले देखते हैं कि सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने क्या है? प्रदेश के शहीदों की प्रतिमाएं लगाने का जिम्मा उठाया। कौन है ये? प्रेम सिंह बाजोर। ध्यान रखना, प्रेम सिंह बाजोर हैं, जो समय के खर्चे पर क्या है? पूर्व शहीद सैनिकों की जो प्रतिमाएं बनाकर उनके पैतृक गांवों में लगवाने जा रहे हैं। और ये जो मूर्तियां हैं, बना कौन रहा है? मूर्तिकार कौन है? ध्यान रखना, वीरेंद्र सिंह शेखावत। ध्यान रखना, कौन है? वीरेंद्र सिंह शेखावत। मूर्तिकार कहाँ के हैं? खुड़ानिया झुंझुनू निवासी हैं। खुड़ानिया झुंझुनू निवासी हैं। 8 दिसंबर 2022 को कितने लोकसभा व राज्यसभा सीटों के लिए नतीजे जारी हुए? आपको पता है कुछ दिनों से क्या है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव जारी थे। तो कितनी सीटों के लिए हुए थे जिनके नतीजे हाल ही में यानी 8 दिसंबर को जारी हुए? तो ध्यान रखना, अभी टोटल जो एक लोकसभा सीट के लिए, कहाँ की? मैनपुरी यूपी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लोकसभा सीट यानी सिर्फ एक सीट मैनपुरी यानी यूपी की एक सीट के लिए, और विधानसभाओं की कितनी? 256 सीटों के लिए क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, जिनके नतीजे हैं वो 8 दिसंबर को जारी हो गए। अब देखते हैं ये 256 विधानसभा सीटें कैसे हुई। तो देखो, गुजरात के अंदर कितनी थी? 182, हिमाचल की कितनी? 68, राजस्थान सरदार शहर की 1, और भानु प्रतापपुर यानी छत्तीसगढ़ की 1, और यूपी की कितनी? 2, और उड़ीसा की 1, और बिहार की 1। कुल मिलाकर कितनी हो गई ये? 256 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव हुए थे। या यूं कह सकते हैं कि कितने राज्यों के चुनाव हुए थे? तो ध्यान रखना, 7 राज्यों में अभी हाल ही में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। ध्यान रखना, यानी जो विधानसभा चुनाव है वो कितने राज्यों में संपन्न हुए? 7 राज्यों में। और एक राज्य में क्या हुए थे? यानी एक राज्य की एक लोकसभा सीट के लिए क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए। तो ये था अपने पास में पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार शहर सीट पर अशोक पिंचा को हराकर कौन प्रत्याशी है वो विजय रहा? ध्यान रखना, कांग्रेस के अनिल शर्मा हैं, वो क्या रहे? विजय रहे। इन्होंने क्या है? बीजेपी के अशोक पिंचा को हराया। अब ध्यान रखना, ये जो सरदार शहर विधानसभा के जो चुनाव थे, ये क्या थे? उपचुनाव थे। क्या थे ये? उपचुनाव थे। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में कितनी सीटों के लिए हाल ही में क्या उपचुनाव हुए? तो राजस्थान में 1। अगर भारत में पूछे तो कितने? टोटल 7 राज्य चुनाव संपन्न हुए। अब देखो, सरदार शहर सीट है, ये कहाँ थी? ये कहाँ है? चूरू के अंदर। और किसके निधन से खाली हुई थी? भंवर लाल शर्मा, जो अनिल शर्मा के पिताश्री थे, इनके निधन से ये सीट रिक्त हुई थी, जिसके लिए अभी हाल ही में उपचुनाव हुए। और नतीजे कब आए हैं? 8 दिसंबर को जारी हुए। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस खिलाड़ी का चयन हाल ही में राजस्थान की रणजी टीम में हुआ? तो ध्यान रखना, बीकानेर के जुबेर अली खान, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, के जुबेर अली खान का क्या है? राजस्थान की रणजी टीम में चयन हुआ। क्यों हुआ? अब देखो, इन्होंने अभी हाल ही में अंडर 25 जिसका मुकाबला कहाँ हुआ था? राजकोट। कहाँ हुआ था? राजकोट के अंदर 7 मैचों की प्रतियोगिता के अंदर 450 से अधिक रन इन्होंने बनाए, जिसका इनाम इन्हें रणजी टीम के चयन से मिला। अगला और बेहद खास प्रश्न, भारतीय मूल की किस दक्षिणी एशियाई महिला को कनाडा के अंदर शिक्षा और शिशु कल्याण मंत्री बनाया गया है? बहुत ही बड़ी बात है, रचना सिंह। ध्यान रखना, रचना सिंह को, जो कि भारतीय मूल की हैं, जिन्हें
कनाडा के अंदर क्या बनाया, शिक्षा और शिशु कल्याण मंत्री बनाया गया है। अब क्या है, कनाडा के किस जगह की, ब्रिटिश कोलंबिया की, कहाँ की, ब्रिटिश कोलंबिया की। और ऐसा करने वाली वो पहली दक्षिणी एशियाई महिला मंत्री हैं। ऐसा करने वाली वो पहली दक्षिणी एशियाई मंत्री है। बहुत ही पूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न आपको देखने को मिले। तो साथियों, ये क्लास 2 से 4 या 5 मिनट की क्लास होती है। आप लोग इसमें वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और छोटा सा कमेंट भी लिख दिया करो कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, डीना बोलू आर्ते, डीना बोलू आर्ते जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। पेरू की क्या है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इससे पहले ये क्या थी, उपराष्ट्रपति थी, इन्होंने क्या है, पेड्रो किस्टलो का स्थान लिया, जिन पर महाअभियोग चलाकर क्या है, हटा दिया गया, जिसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली था। और डीना बालूआर्ते को यहाँ का क्या बनाया गया है, पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एयरनोट पासपोर्ट्स इंडेक्स। ये इंडेक्स है 8 दिसंबर को जारी किया गया और इस इंडेक्स के अनुसार सबसे पहले फर्स्ट रैंक पर किसे रखा गया है, यूएई। इसको रखा गया है यूएई, जिसे कितने अंक मिले हैं, 180 अंक और 121 फ्री वीज़ा, यानी वीज़ा है 180 देशों के लिए, किसी वीज़े के लिए ज़रूरत नहीं है। ये एयरटोन पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है कि किसी देश की कितनी लॉबिंग है कि उसका पासपोर्ट, यानी वहाँ पर दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की कितनी अहमियत है, उसके आधार पर क्या रैंकिंग दी गई। तो पहला कौन है, यूएई। दूसरा कौन है, जर्मनी। ठीक है, इसको कितने अंक मिले, 173 अंक मिले और कितना, 127 देशों के लिए फ्री वीज़ा है। इसी प्रकार से फ्रांस है, वो कौन से स्थान पर रहा, 173 अंक के साथ में तीसरे स्थान पर रहा। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को 69वीं रैंक मिली है, जिसे 72 अंक दिए गए हैं। 24 देशों के लिए क्या है, फ्री वीज़ा है। बाकी कुछ देशों में क्या है, वीज़ा ऑन अराइवल भी मिला है। सबसे खराब स्थिति किसकी है, अफगानिस्तान की, कितने, 97 रैंक दी गई है, जिसको किसी भी देश के लिए क्या है, वीज़ा फ्री नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता संधि के पक्षधर उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन, जिसका नाम है HAC, ध्यान रखना, उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन का 15वां जैव विविधता सम्मेलन, 15वां जैव विविधता सम्मेलन, जिसका नाम है COP15 भी कहते हैं, किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। कहाँ पर हो रहा है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ये सम्मेलन होने जा रहा है। और इसमें किसने भाग लिया भारत की ओर से, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सचिव जे जस्टिन मोहन ने। ध्यान रखना, किसने भाग लिया भारत की ओर से, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सचिव जे जस्टिन मोहन ने क्या इस सम्मेलन में भाग लिया। अगर हम बात करें HAC के सदस्यों की संख्या, तो HAC में कितने सदस्य हैं, ध्यान रखना, 113 देश, 113 देश हैं इस HAC के क्या हैं, सदस्य हैं। इन सदस्य देशों का उद्देश्य क्या है, 2023 तक 30% भूमि पर जल के संरक्षण का लक्ष्य हासिल करना। यानी इन देशों का लक्ष्य क्या है, मेन, कि 30% भूमि, यानी कुल भूमि है उसकी 30% भूमि पर क्या करना, जल के संरक्षण का लक्ष्य हासिल करना मेन लक्ष्य है। तो ध्यान रखना, COP15 और कौन सा, उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन या HAC। अगला प्रश्न है, किस देश में सिगरेट खरीदने के लिए कानूनी रूप से आयु का निर्धारण किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात कि किस देश में सिगरेट खरीदने के लिए, यानी ऐसा देश जहाँ पर कानूनी रूप से क्या है, इसे मान सकते हैं, सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी छोटे बच्चों को सिगरेट खरीदना क्या कर दिया, बंद ही कर दिया। तो कौन सा देश है, ध्यान रखना, न्यूजीलैंड। यहाँ पर सिगरेट उसी व्यक्ति को मिलेगी
जिसकी आयु कितनी है 63 ईयर। और ये 1 जनवरी 2009 के बाद जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनको तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। और युवाओं की सेहत के लिए ये बहुत ही बढ़िया कदम न्यूजीलैंड का। इसी प्रकार से ब्रिटेन जैसे देश भी क्या है आने वाले दिनों में क्या है इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न, देव नारायण योजना के तहत बने देश के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट से जैविक खाद का उत्पादन 13 दिसंबर से क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। और यह प्लांट किस जिले में है, ध्यान रखना, यह प्लांट राज्य के किस जिले में, ध्यान रखना राजस्थान के कोटा जिले के अंदर क्या है ये प्लांट लगा हुआ है। कौन सा, देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट। आपसे पूछे देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना कोटा के अंदर, जहाँ पर क्या बनाई जाती है, जैविक खाद बनाई जाती है। और ये कहाँ पर है, ध्यान रखना कुछ दिन पहले कोटा के अंदर क्या है, देव नारायण पशुपालक एक कॉलोनी बनाई थी। और इस कॉलोनी के अंदर क्या है, पशुपालकों को लगभग 1200 पशुपालकों को क्या है यहाँ पर बसाया गया था। तो यहाँ पर जो पशुपालक हैं उन पशुपालकों से ही क्या है गोबर की खरीद होगी। और उसी गोबर से क्या है प्रतिदिन 21 टन, यानी कितना, 21 टन फर्टिलाइजर बनाने की क्षमता किसमें है, यहाँ के बायोगैस प्लांट में है। यानी इतनी टन है फर्टिलाइजर पर डे बनाई जाएगी। इसी प्रकार से 1 लाख लीटर जैविक तरल भी क्या है यहाँ पर तैयार होगा। और 3000 लीटर कंप्रेस्ड बायोगैस भी यहाँ पर बनाई जाएगी। तो ध्यान रखना देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ है, तो ध्यान रखना कोटा के अंदर। और इसकी क्या क्या क्षमताएं हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहाँ से ये क्वेश्चन है आपको हो सकता है पक्का देखने को मिले। साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और एक छोटा सा कमेंट डाल दिया करो, ताकि आने वाले समय में मेरे को पता लगे कि आप किस तरह के टॉपिक है चाह रहे हो। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 किस राज्य में शुरू हुआ। ध्यान रखना यह है त्रिशूर केरल में शुरू हुआ। कब से, 13 दिसंबर से। ध्यान रखना 13 दिसंबर से। और कौन सा है ये, 35वां अखिल भारतीय किसान का सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन। तो कौन सा है ये, 35वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। और किस राज्य में हो रहा है ये, त्रिशूर केरल में होने जा रहा है। बाल गोपाल योजना एवं निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, आप सभी जानते हैं इस योजना की शुरुआत गहलोत सरकार ने 29 नवंबर 2022 से की। और कहाँ से की, CMR जयपुर से इस योजना की शुरुआत की। अब देखो इन योजनाओं में पहली योजना देखते हैं, यूनिफॉर्म वितरण योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि कोरोना के बाद में बहुत से विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या है विद्यालय को छोड़ने लगे थे। अब उन विद्यार्थियों को विद्यालय से जोड़ने के लिए गहलोत सरकार ने पहले भी घोषणा की थी। अब उस घोषणा को अमल में लाने के पश्चात में 29 नवंबर को संचालित भी कर दिया। और प्रत्येक विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म हैं वो क्या है एक साथ वितरित की गई। और इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को 200 रुपये ड्रेस सिलाई के लिए भी उनके अकाउंट्स में डाले जाएंगे। दूसरी योजना है दूध यानी बाल गोपाल योजना या निःशुल्क दूध योजना। ये भी क्या विद्यार्थियों के लिए पोषण को ध्यान में रखते हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको क्या है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको खाना नहीं मिलता समय पर, घर से भूखे भी आते हैं या नाश्ता नहीं कर पाते हैं, ऐसे विद्यार्थी कमज़ोर रह जाते हैं। और इसीलिए क्या है दूध की योजना पहले भी स्टार्ट की थी, लेकिन क्या है कोरोना के कारण क्या है इसको बंद कर दिया गया था। और अब पुनः इसे क्या है विद्यालय में गुणवत्ता युक्त दूध है वो पहुंचाया जा रहा है। तो ये योजना भी विद्यार्थियों के पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में आपको पता भी होगा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पता है ना आपको, सितंबर माह है वो किस रूप में मनाया जाता है,
पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो पोषण को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों क्या है, सप्ताह में ही 2 दिवस, कब, मंगलवार और शुक्रवार, 2 दिन क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। अब कितना दूध मिलेगा, पहली से जो 5वीं के बच्चे हैं उनको क्या है 150 ml, और सूखा पाउडर की बात करें तो 15 ग्राम, और चीनी कितने मिलेगी इसमें, 8.4 ग्राम चीनी मिलाकर दी जाएगी। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8वीं वालों को, 6 से 8 वाले बच्चों को क्या है 200 ml दूध, या हम कह सकते हैं 20 ग्राम सूखा पाउडर और 10.2 ग्राम चीनी उनके दूध में प्रतिदिन मिलाई जाएगी। तो ये इनकी मात्रा है जो आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अगली जो योजना है वो है उद्योग जगत को लेकर, यानी रिप्स 2022। अब देखो रिप्स 2022 क्या है। सबसे पहले रिप्स को देखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है अपने पास में, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। अब क्या है, उद्योग जगत को यानी सर्वांगीण विकास के लिए कह सकते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए रिप्स है वो 2022 नई स्कीम लाई गई है। इससे पहले कौन सी स्कीम चल रही थी, रिप्स 2019 चल रही थी, रिप्स 2019 चल रही थी, जिसके तहत बहुत सारे उद्योगों को लगाया गया। अब उन उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए और आम आदमी को क्या उद्योग जगत से जोड़ने के लिए रिप्स 2022 स्कीम है वो लॉन्च की गई। कब की गई, ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन निकालने से मतलब है। तो 7 अक्टूबर 2022 को, 7 अक्टूबर 2022 को ये स्कीम लॉन्च की गई। इसका नाम क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। फलों के प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और उनकी मार्केटिंग के लिए राजीविका ने किस कंपनी के साथ में MOU किया है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बाकी एग्रो फूड इंडिया लिमिटेड उदयपुर, जो बाकी एग्रो फूड इंडिया लिमिटेड उदयपुर के साथ में क्या किया है, फलों के प्रसंस्करण, उनकी वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग के लिए राजीविका ने इस कंपनी के साथ में MOU किया है। कब किया है, 18 अक्टूबर 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 अक्टूबर 2022 को। उद्देश्य क्या है, आजीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनकी क्या है, आय बढ़ाना, उनकी आय को बढ़ाने के। राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 समितियों का गठन किया गया है। किसके लिए, आपको पता है घर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने के लिए क्या है, राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय के लिए समितियों का गठन किया गया है। तो 2 समितियां हैं, एक राज्य स्तर पर, एक क्या है, जिला स्तर पर। राज्य स्तरीय जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन है, किसे बनाया गया है, मुख्य सचिव उषा शर्मा को। मुख्य सचिव आपको पता है कौन है, उषा शर्मा को। और द्वितीय जो समिति बनाई गई है जिला स्तर पर, उसका अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, जिला कलेक्टर्स को क्या है इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इसी प्रकार से प्रशासनिक विभाग है वो किसको रखा गया है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को क्या रखा गया है, इसका प्रशासनिक विभाग बनाया गया है। जबकि नोडल विभाग है वो किसे बनाया गया है, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को क्या बनाया गया है, नोडल विभाग। अगर प्रश्न देखें या स्कीम देखें तो गहलोत सरकार ने ब्लॉक चेन सेंटर एक्सीलेंस के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। आपको पता है गहलोत सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक चेन सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी थी, और इसके लिए अब क्या है, वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। कितने रुपए, 4.24 करोड़ रुपए की क्या है, वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। और आपको पता है ये किसके लिए है, पहले ही बता चुका हूँ कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। और ये कौन सा विभाग कर रहा है, ध्यान रखना, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का विस्तार करना। IIT कोटा से क्या किया इन्होंने, MOU किया है, किसके लिए, ब्लॉक चेन सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लॉक चेन सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए गहलोत सरकार ने किसके साथ में MOU किया। तो ध्यान रखना, IIT कोटा के साथ में। वित्तीय स्वीकृति में कितने रुपए मंजूर किए, ध्यान रखना,
4.24 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखें अपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए कितने बोर्डों के गठन की मंजूरी है वो अक्टूबर में प्रदान की। ध्यान रखना 3 बोर्डों की मंजूरी है वो प्रदान है कि पहला है राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, दूसरा है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योति फूले बोर्ड और तीसरा है राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। इन 3 बोर्डों की स्थापना की। पहला बोर्ड का काम क्या होगा, चर्म उद्योग से जुड़े लोगों को तकनीकी व चर्म उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए। दूसरा है महात्मा ज्योति फूले बोर्ड, वो क्या है, माली है, कुशवाहा सैनी वर्ग में सामाजिक और शैक्षिक स्तर में क्या करना, वृद्धि करना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, रजक कल्याण बोर्ड, रजक वर्ग को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस बोर्ड की गठन की मंजूरी दी है। ये थे साथियों हमारे पास में अति महत्वपूर्ण स्कीम्स और क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।